Hello students, we will start new chapter by the name of center of mass. Okay, हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल से है। सेंटर ऑफ मास के हेल्प से हम लोग कैसे सेंटर ऑफ मास के सिस्टम का लोकेट कैसे करेंगे वो देखा जाएगा। लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा और एलिब्रेट करके पढ़ेंगे और लीनियर मोमेंटम कैसे एक्सचेंज होता है तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका कोलिजन्स है। तो कोलिजन्स तीन पार्ट हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट, सेंटर ऑफ मास, सेकेंड लीनियर मोमेंटम, और अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो सिंपल लीनियर मोमेंटम का मेन पर्पस क्या है, कोलिजन्स को पढ़ना है। ओके, तो बात आती है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो बड़ा सिंपल सा डिस्कशन है कि अगर मैं आपसे बात करूँ जो आपने चैप्टर अभी थोड़े पहले पढ़े थे वहाँ पे क्या होता था, आप कहते सर एक इंक्लाइंड प्लेन लिया और से एक इंक्लाइंड प्लेन पे आपने एक ब्लॉक को रख दिया, है ना। अब आप जैसे ब्लॉक को यहाँ रखते थे तो आप डायग्राम ऐसा बनाते थे, सर इस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन आ रहा होगा, एक इस पर एम जी साइन थीटा डाउनवर्ड आ रहा होगा, एम जी कॉस थीटा बैलेंस होगा, और नॉर्मल डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा बैलेंस फोर्स और एम जी साइन थीटा छोटे से टाइनी से पार्टिकल को नीचे लाएगा, है ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ, सेम इंक्लाइंड प्लेन लेता हूँ, है ना, और उस पर मैं एक ब्लॉक रखता हूँ सिंपल सेम एंगल का थीटा, और इस पर बच्चे मैंने एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक रख दिया। ये दिख रहा है ये सिलेंडर। अब मुझे बताइएगा अगर यहाँ पे मैं सिलेंडर रखता हूँ तो क्या आपको लगता है इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है? यस सर। सर ये क्या करता तो आप बोलते सर भाई साहब देखो ऐसा ये तो स्लाइड ही करता, पर अगर इसकी बात करोगे तो मन में एक बात ज़रूर आएगी कि सर यहाँ पे जो एम जी होगा वो कहीं सेंटर पे पास कर रहा होगा, वो शायद ये बॉडी तो स्लिप करके नीचे आएगी पर ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। इसका ना सर डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल अगर बात की जाए तो डिफरेंट होगी किससे, डायनेमिक्स। अच्छा ये जो बॉडी लिए वो क्या है सर, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब सर उसका शेप साइज नहीं चेंज होना चाहिए, बाद में डिस्कस करेंगे। तो बात है कि सर दोनों की पढ़ाई में डिफरेंस तो है। हाँ सर, एक बात हमारे मन से निकली गई कि सर यहाँ पे वेट कहाँ पे आ जाएगा सर, सेंटर पे। ऐसा वेट कहीं तो शो करोगे। तो बात यह है कि सर जब भी आपके पास एक रिजिड बॉडी होगी या एक बड़ी बॉडी होगी तो हम एक इसमें अपने लिए एक स्पेशल पॉइंट ढूंढना चाहते हैं। स्पेशल पॉइंट बोलो, कन्वीनियंट पॉइंट बोलो, है ना, जहाँ पे हमें चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल हो। सही कन्वीनियंट पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक काम करो, एक छोटे से पार्टिकल को पैराबोलिक पाथ पे फेंको। बहुत ही छोटा सा टाइनी सा पार्टिकल है। अब टाइनी सा पार्टिकल तुमने पैराबोलिक पाथ पे फेंका तो सही चलते 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 सर यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, फिर नीचे आएगा और फिर ग्राउंड पे वापस। सर मैं इस टाइनी पार्टिकल की जगह मैं मान लेता हूँ खुद एक अच्छा स्पिन बॉलर हूँ, और स्पिन बॉलर को जब मैंने बॉल अपने हाथ से फेंकी तो सर ये बॉल मैंने इस तरीके से गई। अब बॉल इस तरीके से गई तो बच्चे अच्छे से ध्यान से देखना, बॉल घूमते हुए जा रही है। अगर इस पॉइंट के टॉप पॉइंट को देखोगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट होगा। ये कभी यहाँ आ जाएगा, जब ये टॉप पॉइंट पर पहुँच जाएगा तो ये कहीं यहाँ पे होगा, फिर जब नीचे आएगा तो ये फिर से यहाँ पे होगा, फिर से यहाँ पे होगा। तो ए का मोशन पूछा जाए कैसा है तो आप बोलोगे सर टफ है, नहीं बता सकते। लेकिन क्या ये बॉल जब तुम एज अ मान लो फील्डर कैच करने के लिए भागोगे तो क्या इसकी ट्रेजेक्टरी को इंटरसेप्ट करोगे? यस सर। तो सिंपल सी बात है कि सर बाकी पॉइंट्स के एक ही बात पर करी जाए तो पाथ कैसा है सर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पाथ है सर, पता नहीं कैसा पाथ है। पर क्या आपको लगता है बच्चे यहाँ पर बॉल में कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसको इजीली गेस कर सकते हैं? यस सर। ध्यान से देखो तो उसका सेंटर, क्या आपको लगता है ये बॉडी पे जो इसका सेंटर सी पॉइंट है, सी एक पैराबोलिक पाथ या प्रोजेक्टाइल मोशन पे चलेगा? से ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने पढ़ा था वैसा आएगा। तो अगर टाइनी पार्टिकल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अगर कॉम्प्लेक्स बड़ा सिस्टम है
तो बड़े सिस्टम के लिए बच्चे बहुत ज़रूरी होता है कि वी शुड, वी कैन एंड वी मस्ट, है ना, हमें करना चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ेगी कि एक स्पेशल पॉइंट की जो हमें सिस्टम को पढ़ने में हेल्प करता है। तो सिंपल से बच्चे सेंटर मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास, ओके, इट इज a special point it is a special point of system of particles, of course मैं बार बार system of particles नहीं लिखा, system लिखा, of system which helps us to study complex motion of system of particles। अब आपके दिमाग में दो तीन बातें आएंगी, सर कॉम्प्लेक्स मोशन का मतलब क्या हुआ और सिस्टम का तो मतलब क्लियर है कि भाई कई सारे पार्टिकल आ रहे हैं, सर उसको हम लोग सिस्टम बोलेंगे। और सेंटर मास क्या हुआ? तो देखो बच्चे, अगर मैं अपने हाथ में एक रॉड रखूं, एक बॉल रखूं और उस बॉल को थ्रो करूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सब बॉल रखिए अपने हाथ में, आपने बॉल को थ्रो कर दिया, ये बॉल बेटा उड़ती है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे, फिर से ग्राउंड पे आएगी। लेकिन सोचो मेरे हाथ में एक रॉड हो, है ना, एक समझ सकते हो वुडन बैटन है मेरे हाथ में, उसके सेंटर पे क्या करा बच्चे तुमने? एग्जैक्ट सेंटर पे एक एलईडी चिपका दी, दिवाली का टाइम चल रहा है ना, पिंक एलईडी चिपका दी। अब जब अपने हाथ से इसको आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब थ्रो करोगे तो आप यहाँ से होल्ड करके फेंकोगे, तो ये रॉड अपने आप ही बच्चे घूमती जाएगी। अब सर इसका पाथ कैसा होगा? सर इसका पाथ तो सर बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं पूरे कमरे में अंधेरा कर दूं, डार्क कर दूं, तो पता लगेगा सर मुझे वो पिंक एलईडी बेटा चलती जाके दिखेगी, ऐसे देखो जा रही है भाई, तो ये अभी भी पैराबोलिक पाथ पे जा रहे होंगे। हाँ वो बात अलग है, जो रॉड आपने बनाई बेटा, ये अगर ए पॉइंट था तो रॉड थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, है ना, ये रॉड आपके पास आ गई, सी ये रॉड ऐसे हो गई, है ना, ये रॉड इस तरीके से घूमती जा रही है, ये रॉड इस तरीके से आ गई, है ना। तो मैं पूछूं सर रॉड का मोशन कैसा है, तो आप बोलोगे सर एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स मोशन है, समझ पाना बहुत मुश्किल है। पर उस डार्क रूम में तुम्हें बहुत इजीली रॉड तो नहीं दिखेगी, पर उसके सेंटर का कैसा पाथ दिखेगा? पैराबोलिक। तो इट इज अ सिंपल कन्वीनियंट सिस्टम, कन्वीनियंट पॉइंट, जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि सर पूरे सिस्टम को हम लोग किस तरह प्लेस करते हैं, एक सिंपल डॉट से। क्लियर? अब बात आती है कि सर जो वहाँ पर सिस्टम आएंगे क्लास में, कौन कौन सा सिस्टम में डिस्कस करना है। तो कुछ सिस्टम इस तरीके से होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं बच्चे कॉन्टिन्यूस सिस्टम। सर कॉन्टिन्यूस सिस्टम क्या होता है? सर मान लीजिए आपके हाथ में अगर एक चौक है ना, अब तो क्लासेस नहीं चल रही हैं सर, पर हम लोग चौक से जब पढ़ाते थे, चौक बताना कि एक सिंगल पार्टिकल से बना है? नहीं सर, चौक तो कई सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है ना। पर एक पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल से दूसरे के बीच का गैप कैसा है बच्चे? नेग्लिजिबल गैप है। सब लोग कैसे बैठे हैं? साथ साथ बैठे हैं। जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं और क्लास में सारे बच्चे कैसे पहुंच जाएं? एक दूसरे से बिल्कुल सट के, बिल्कुल पास। तो ये सिस्टम कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस। और मैं तो अगर थोड़ी दूरी पे बता दूंगा तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सर अगर थोड़ी डिस्टेंस पे बैठते हैं पार्टिकल्स, तो आप बोलते हैं सर ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम आता है। तो कुछ ना सर, डिस्क्रीट का मतलब सिंपल सा, एक पार्टिकल यहाँ पे M1, एक पार्टिकल यहाँ पर है M2, एक पार्टिकल यहाँ पे M3, और M1 M2 M3 के बीच में स्पेस तो है पर पार्टिकल नहीं है ना। तो अगर बात की जाए, अगर मैं इसको XY के टर्म में बोलूँ तो M1 M2 M3 मेरे पास पार्टिकल्स आए। तो यहाँ पे पूछा जाए कॉन्टिन्यूस सिस्टम में क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होगा, हो सकता पार्टिकल हो, और यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में गैप है पर पार्टिकल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर? तो डिस्कशन आता है कि सर अगर मुझे पूछा जाए कि भाई सेंटर ऑफ मास मुझे निकालना है, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस में मुझे लगता है कि पॉइंट मास को हैंडल करने की हमारी हैबिट है, तो प्रेफरेंस हमें इसको देखनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम पूछा जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ
नॉन कॉन्टिन्यूस सिस्टम में डिस्क्रीट सिस्टम की बात की जाए तो कैसा होगा। तो उससे बड़ा सिंपल सा डिस्कशन आता है बच्चे, आप अच्छे से देखिए। ये आपने लिया, ये ऐसे आ गया है ना, ये एक्स लिया, ये वाई लिया। आप ऐसा कर सकते हो, पहला पार्टिकल आपने उठाया यहाँ पे रख दिया m1, दूसरा पार्टिकल हो सकता है आप यहाँ पे रखते हैं m2। अगर m1 m2 दोनों ही एक्स एक्सिस पे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पे ही आएगा। कहाँ पे होगा हमें नहीं पता। कुछ आपके दिमाग में बात आए तो ऐसे आ सकती है कि सर अगर दोनों सेम होते तो सेंटर ऑफ मास मिड में होता, क्योंकि बराबर की साझेदारी होती। और अगर ये m होता और ये 2m होता तो इसको m प्लस m रख देते, तो m और m का मिलके सेंटर पे होता और 2m के सीधे शिफ्ट हुआ तो सेंटर मास थोड़ा सा हैवी के पास होता। लेकिन उन्होंने शैतानी करी कि नहीं सर एक m3 यहाँ रख देंगे, एक m4 यहाँ रख देंगे और आप सेंटर मास बताइए। तो सेंटर मास बेसिकली बच्चे जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास अगर पूछा जाए तो सिंपली से क्या बोलोगे, m1 x1, m2 x2, m3 x3 एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। से कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग वेटेड मीन्स की बात करते हैं। जैसे मैं पूछूं 10 लोग यहाँ बैठे हैं और 10 लोग यहाँ बैठे हैं तो सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो आप बोलोगे सर 10 लोग यहाँ बैठे हैं 10 लोग यहाँ बैठे हैं, सेंटर मास कहाँ पे होगा, सबमिट में होगा। पर ये 10 लोग में अगर ये 10 हैवी हैं सेंटर मास इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको मास कितना रखा और कहाँ रखा दोनों में फ़र्क पड़ेगा। तो वेटेड मीन जैसा बच्चे कॉन्सेप्ट आया कि एक्ससीएम की वैल्यू को पूछे तो कितनी होगी, तो सिंपल सा आंसर है सिग्मा एम एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एम। को पूछे वाई सी एम कितना होगा, तो सिग्मा एम वाई डिवाइड बाय सिग्मा एम। एंड इफ दे आस्क अबाउट जेड सी एम तो आप लिखोगे सिग्मा एम जेड डिवाइड बाय सिग्मा एम। ये आपका बच्चे सेंटर मास को डिस्क्रीट के केस में सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, सेंटर मास को सॉल्व करने का ये मेथड अगर हमारे पास है तो क्या हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं इस पर? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। देखिए अच्छे से, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन बच्चा, आपने यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया, ये वाई एक्सिस लिया, है ना। यहाँ पे आपने एक स्क्वायर के वर्टेक्स चूज़ कर लिए। ये स्क्वायर के वर्टेक्स जो हैं बच्चे आपने कितने डिस्टेंस के ले लिए, सर ये ए आ गया, ये ए आ गया, है ना, ये ए है। ये 4 पार्टिकल बच्चे आपने रखे। ये 4 पार्टिकल जो आपने रखे, सर सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो बच्चे छूटते ही बोल देंगे सेंटर मास तो यहाँ पे होगा। अरे रुको तो सही, ये मास m का, ये मास m का, ये मास m का, ये मास m का। तो सिमेट्री पे तो एक बार को चलो भरोसा कर लें तो सेंटर मास लगता है डायगोनल पे आना चाहिए, पर नहीं, उन्होंने नहीं छोड़ा आपको। इसको m का बोला, इसको 2m का बोला, इसको 3m का बोला, इसको 4m का बोला। तो बताइए सेंटर मास कहाँ पे होगा। तो अब वेटेड मीन का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। अगर सारे m होते तो सेंट्रॉइड पे आता, पर इधर बढ़ गया तो m और 2m में इधर चला जाएगा, 3m और 4m में इधर चला जाएगा, और फिर क्लब करोगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। तो देखा जाए क्या ट्रिक होगी। सिंपल से एक मेथड लगाना बच्चे, जब भी इस तरह का सवाल आए टेबल बना लो फटक से, m 2m 3m 4m। क्लियर। ये जो 4 पार्टिकल्स हैं इनके एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस बार तो लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो सर वो ओरिजिन पे रखा है 0,0, 2m रखा है a,0, 3m रखा है a,a और 4m रखा है बच्चे 0,a पे। क्लियर। क्लियर। तो अगर कोई पूछे xcm की वैल्यू क्या होगी, सिंपल m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m इंटू a प्लस 4m इंटू 0 डिवाइड बाय m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 10m बच्चे वैल्यू आई। इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 5ma डिवाइड बाई 10m, 2m कैंसिल हो गया और a/2 आया। a/2 बच्चे अगर एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा था तो देखो बात सही भी थी, ये 5m यहाँ पर, ये 5m यहाँ पे, तो बीच में आएगा। ठीक है। और यहाँ पे बेटा अब आपका a/2 पक्का नहीं आएगा, ये 3m और ये 7 है, तो सेंटर मास मेरी जो भविष्यवाणी है कि a/2 से ज़्यादा आना चाहिए y। तो देखा जाए y सेम की वैल्यू कितनी होगी बच्चे बोलिएगा, m1 y1
M2/2 0, M3/3, M4/4, तो ऊपर आ जाएगा 3MA प्लस 4MA डिवाइड बाई 10M, M कैंसिल एंड 0.7 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.5 है, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.7 है, तो श्योरली सेंटर मास बच्चे यहाँ पे आपका आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। तो अब अगर कोई पूछे से ये जो मेरा सिस्टम है इसका सेंट्रॉइड नहीं होगा, नहीं, सिमेट्री नहीं है तो सेंट्रॉइड नहीं होगा। सिमेट्री होती है तो आपका एक बात का चांस बनता है कि सेंट्रॉइड जैसा कुछ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपको दिया गया कि भाई यहाँ पे आपने इस तरीके से रखा, ये एक्स ले लिया या वाई ले लिया, है ना, और आपने इस बार बच्चे क्या किया, वर्टेक्स बनाने शुरू करे, ये आपका वर्टेक्स इस तरीके से आ गया। ये जो इस बार आपने बेटा शेप बनाने की कोशिश करी, आई थिंक आइडिया लग भी गया होगा आपको। ये शेप बच्चे आपकी रेगुलर हेक्सागन आ रही है। रेगुलर हेक्सागन के केस में सेंट्रॉइड पूछे कहाँ पे होगा, तो आपको कि सर रेगुलर हेक्सागन का थोड़ी निकालना, अभी तो वर्टेक्स, ये रॉड नहीं है बीच में, है ना, ये बस आपको यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट मास रख के सेंटर मास निकालना था। बात की जाए तो ये बस बच्चे लाइंस हैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये हेक्सागन के वर्टेक्स पे रखे हैं, इसके अलावा इनसे कोई मतलब नहीं है। साइड लेंथ है मान लो, मास के लिए बेटा आप चालू हो जाइए, क्या बोलेगा, m है, ये 2m है, ये 3m है, ये 4m है, ये 5m है, ये 6m है, सब बताइए सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो आप चालू हो जाइए। एक्सियम इज इक्वल टू, चलिए भाई आपके पास m प्लस 2m प्लस 3m, m प्लस 2m 3m, 3m प्लस 3m 6m, 6m प्लस 4m 10m, 10m प्लस 5m 15m, 15m प्लस 6m 21m, तो भाई 20m तो आ गया। अच्छा भाई एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चे, तो भाई सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये लेंथ a है और ये 60 डिग्री तो ये a/2 होता, तो m कितनी दूरी पे रखा है a/2, 2m कितनी दूरी पे रखा है बच्चे, भाई a/2 था उसमें a और ऐड करो तो कितना हो गया 3a/2, क्लियर। 3m कहाँ पे रखा है, तो भाई सिंपल से अगर ये a/2 था दिख रहा है, अगर ये a/2 था, ये a था, तो ये भी a/2, तो 3m कितनी दूरी पे होगा बच्चे 2a की दूरी पे, 2m कितनी दूरी पे 4m, 4m का वही होगा जो 2m का था, तो 4m इंटू 3a/2, है ना। अगर आप इसमें भी और ऐड करोगे तो आप 4m तक पहुंचे बच्चे, दो और बचे, 5m के साथ क्या आएगा, 5m के साथ वही आएगा जो m के साथ आया था, तो a/2 लिखेंगे, और बेचारा 6m, तो इसका ही एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। जल्दी जल्दी बोलिए बच्चे, पहले वैल्यू क्या आ गई m a/2, 2m इंटू 3a/2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 3ma, 3m इंटू 2a कितना हो जाएगा 6ma, 4m इंटू 3a कितना हो जाएगा बच्चे 4m इंटू 3a/2, है ना, 4m इंटू 3a/2 बच्चे कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 टू 6ma, 5ma/2, क्लियर, और 0, तो 5m आ गया बेटा यहाँ पे 0, तो आपके वैल्यू बेटा क्लियर है क्या हो गया आपके 6 6 12 3 15 15m है ना, 15m है प्लस ma/2 प्लस ma/2 कितना हो जाएगा बच्चे 6ma/2 3m है, 15m प्लस 3m कितना होगा डिवाइड बाई 21m, m कैंसिल, 15 और 3 कितना होगा 18 डिवाइड बाई 21a, और सॉल्व करोगे तो 6a/7 ना, 6a/7 तो कुछ ज़्यादा हो गया, आप सॉल्व करो तो 3 की टेबल में 6a/7 ही आएगा बच्चे, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 6a/7 आएगी, क्लियर। क्या बच्चे आप ऐसे वाईसीएम निकाल सकते हो, है ना। वाईसीएम के लिए क्या करेंगे बच्चे आप m1y1 m2y2 0, m3y3 3m√3a/2, 4m√3a/2, 5√3a/2, 6, आप सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू को, क्लियर। ट्राई करिए और इसका आंसर मुझे बताइएगा वाईसीएम का कितना आएगा। तो सीधी सी बात बच्चे है कि सेंटर मास एक स्पेशल पॉइंट है, दो तरह के सिस्टम हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस हो सकता है, डिस्क्रीट हो सकता है। कॉन्टिन्यूस के लिए बच्चे हमने ट्राई किया, डिस्क्रीट के लिए कॉन्टिन्यूस ही पढ़ेंगे, डिस्क्रीट के लिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म आ जाए, मान लीजिए आपको जो बॉडी दी गई कैसी हो बच्चे यूनिफॉर्म बॉडी,
एक बच्चे ने पूछा यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ। सो यूनिफॉर्म का मतलब सिंपल सा, आप एक डिस्क ले लें, है ना, आप एक स्क्वायर ले लें, ओके, आप एक ट्रायंगल ले लें, और ये जो ही नहीं आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इस तरीके से आ रहा हो। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चे, जो भी आपकी इस तरह की बॉडी आती थी जो कि यूनिफॉर्म बॉडीज थी, इसमें डायगोनल्स का इंटरसेक्शन, यहाँ डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा, यहाँ पे मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे सेंट्रॉइड आएगा। तो सेंट्रॉइड तो बच्चे आपका कहीं ऐसी जगह लाई करेगा। यूनिफॉर्म बॉडी के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म बॉडी, सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। क्लियर? तो ये सेंटर का हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया है यहाँ पर कि सेंटर मास क्या होता है। अगेन कोई भी कॉम्प्लेक्स मोशन हो उसमें सबसे इजी जो है बच्चे आपके लिए पढ़ाई करने में सेंटर मास है। ओके, सेंटर मास के अबाउट आप बाकी चीज़ों को पढ़ सकते हो। छोटे पे जब आप पार्टिकल्स की बात करते थे, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, तो आपका साइज नेग्लिजिबल तक चल सकता था। पर यहाँ पे तो प्रॉब्लम है बच्चे कि जब साइज आएगा तो फोर्स कहाँ लगेंगे, तो वो फोर्स सेंटर मास हमें पता होना चाहिए। अगर वहाँ लग सकता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और लगे तो वो बताइए।